मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बने रहें मेरे साथ आखिर तक। और स्टोरी फतेहपुर से है और बड़ी दुखदायक स्टोरी है। मैंने फोन पर बहुत सी जानकारियां लेने की कोशिश की और बहुत लोगों से जानने की कोशिश की कि 2 से 2.25 साल किस तरह गुजर गए। एक परिवार को इंसाफ ना मिला और दादा की ठोकरें खाने के बावजूद भी एक आत्मा तड़प रही है कि कब इंसाफ मिलेगा। मैं इन सब बातों को जानने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूं फतेहपुर निवासी नौशाद सलमानी को जोड़ने की। आप बने रहें मेरे साथ में और स्टोरी को और इस खबर को जरा जब आप देख लें, देखने के बाद में इसको शेयर जरूर कर दें कि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को इंसाफ मिल जाए। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में नौशाद सलमानी, जो कि फतेहपुर निवासी हैं। नौशाद साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। जी जी भाई। नौशाद साहब, जानना चाह रहा हूं, आप फतेहपुर निवासी हैं? जी भाई, मैं फतेहपुर निवासी हूँ। मेरा गांव ग्राम सिमौल, पोस्ट गाजीपुर, जिला फतेहपुर है। अच्छा अच्छा। हमने सुना कि आपकी बहन के साथ में कुछ लगभग 2 वर्ष पहले कोई हादसा हुआ, उसकी हत्या कर दी गई थी या उसकी मौत हो गई थी। क्या था पूरा माजरा, थोड़ा जानना चाह रहा हूं। और साथ ही साथ सबसे पहले ये बताएं कि आपकी बहन का नाम क्या था और उसकी उम्र कितनी थी? मेरी बहन का नाम सैयदा बेगम था। जी, सैयदा जिसकी बेगम। मैं सैयदा बेगम और मैंने अपनी बहन की शादी महबूब अहमद, ग्राम चिरई गांव, पोस्ट खखरेरू, जिला फतेहपुर में की थी। जी और 1 जनवरी 2018 को। जी। और उसके बाप का नाम कबूल था, जिसके साथ मैंने शादी की थी। ठीक ठीक। और शादी के 2 साल के बाद, 2 साल कुछ महीने के बाद मेरी बहन की दहेज हत्या हुई। दहेज के लिए हत्या की गई आपकी बहन की? जी, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरी बहन का दहेज हत्या हुआ, क्योंकि हर आए दिन मेरी बहन को दहेज के लिए प्रेरित किया जाता था। ठीक। और लेकिन जिससे मैं नौशाद, एक सवाल बनता है कि आपने जो शादी की थी, क्या नाम बताया जिनसे शादी की थी? महबूब अहमद महबूब। वर्ल्ड कप। महबूब से आपने शादी की थी। तो जब जी शादी की थी तो रिश्ता रिश्ता सगाई भी हुई होगी। जी, हुआ था। तो उस समय ये तय हुआ था कि क्या शादी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कितने लोग आएंगे, ये भी तो सब बातें हुई होंगी ना? जी भाई, सारी बातें हुई हैं। जिस दिन जो है तारीख जो बोलते हैं हम लोग, तो उसमें तारीख जब रखी गई है, तारीख रखने हम्म के पहले जब शादी की बातचीत हुई है, तब हम्म। मैंने खुले लफ्जों के साथ बोल दिया था कि मैं, अगर आप लोगों की कोई मांग की शादी है तो मैं मांग की शादी नहीं करूंगा। अच्छा। तो उधर से जवाब आया कि हमको मांग की शादी नहीं करना, दान दहेज नहीं चाहिए हमको, हमको खाली लड़की चाहिए। लेकिन जब मैं तारीख रख गई, दिन तारीख फिक्स हो गया, तब वो लोगों का चालू हो गया कि हमको बाइक चाहिए, तो हमको ये चाहिए, तो हमको वो चाहिए। जिस जिस चीज के लिए उन्होंने, छोटा छोटा आइटम के लिए उन्होंने फरमाइश किया, मैंने दिया। पर बाइक आपने दिया। आपने शादी क्यों नहीं कैंसिल की, जबकि झूठे बन चुके थे आपकी नजरों में? झूठे झूठे बन चुके थे, लेकिन मैं जो है, एक मुझे जो रिश्ता निभाना था, मुझे रिश्ता निभाना था, वो हिसाब से मैंने शादी का। मेरी भी ससुराल वही क्षेत्र में है, तो मैं जो है तो अपने ससुराल वालों से पूछूं, भाई कैसे हैं ये लोग, ऐसा नाटक कर रहे हैं। तो बोले, नौशाद तुम दे दो जो तुमको देना है, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। जिसमें ठीक से मेन 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 अगुआ जिसके कहने पे मैंने शादी की थी, वो है रायपुर मोहाली के रईस प्रधान सलमानी बिरादर। ठीक उन्होंने बोला कि नौशाद, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे कहने पे तुम शादी कर दो। ठीक। उसके बाद जो है शादी कर दिया, सब हो गया। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा उसका मेरा मुहाचाही हुई, वो तलाक देने की धमकी दी। तब मैं रईस प्रधान को आगे किया
तो रईस प्रधान ने वहां पे जिम्मेदारी ली कि नौशाद तुम भेज दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये कुछ नहीं करेगा। मैंने हम्म। मेरी बहन को जाके खुद से भेज के आ गया, मैं खुद गया था स्वयं ये भेजने। ये सब बातें ठीक हैं आपकी, चलिए हम मानते हैं, पर फिर भी नौशाद हम थोड़ा सा जरा ये जानना चाह रहे हैं कि शादी हो गई, शादी के बाद में 2 साल आपकी बहन रही अपने पति के जी साथ, उस जी दरमियान शादी के बाद जो बातें हुई, आप जो इल्जाम लगा रहे हो कि दहेज हत्या हुई है, तो जी दहेज हत्या का इल्जाम बहुत बड़ा होता है। कोई जी अगर इस तरह की हत्या करता है तो वह कानून का तो गुनहगार है ही है, इंसानियत का भी गुनहगार है। मैं नौशाद जानना चाह रहा हूं कि क्या कभी शादी के बाद आपकी बहन ने ये सब बातें बताई थी आपको कि दहेज मांग रहे हैं और मांग रहे हैं, या ऐसी क्या वजह आई जिससे कि उसको उसकी हत्या हो गई? जी भाई, उसने जब उन्होंने जो है दहेज के लिए, मतलब जब हम लोग शादी में बाइक दे दिए, बाइक दिए तो हेलमेट मतलब जो है नहीं दिए थे, हेलमेट जो है किसी वजह से नहीं जा पाया था, तो उन्होंने मेरी बहन को प्रेरित किया कि बाइक दे दिया तो हेलमेट क्यों नहीं दिया। जब मेरी बहन जो है मेरे से बताई, ताबड़तोड़ मैं दूसरे दिन जाके वो लोगों को हेलमेट दे के आया। हेलमेट आज के टाइम पे कोई माने नहीं है, लेकिन मैं तुरंत ताबड़तोड़ दूसरे दिन जाके हेलमेट दे के आया। दूसरी फिर वापस जो है उन्होंने बोला टीवी दे दिया तो डिश क्यों नहीं दिया। मैं 2,000 रुपए यही बंबई से डिश के लिए पैसा भेजा कि ये लो, ये 2,000 की डिश लगवा लो। जी। जी अच्छा, यानी कि टीवी भी दिया तो फिर डिश भी देनी है आपको पड़ी। चलिए नौशाद, फिर भी ये जानकारी कैसे मिली आपको कि आपकी बहन की हत्या हुई है और वो दहेज के लिए हत्या हुई है? कभी बहन ने जो बातें ये बताई और क्या बताई, थोड़ी सी जानना चाहते हैं हम। ये जो है जिस दिन मेरी बहन की दहेज हत्या हुई है, उस दिन मैं दिन में 2 बजे, दोपहर में 2 बजे से लेके पौने 3 बजे तक पौना घंटा मैं मेरी बहन से स्वयं बात किया हूँ। अगर भाई आप जो है वो लड़की मेरी बहन मेरी बीमार होती, आजाद होती, तो उसके आवाज से समझ में आता, वो मेरे से बताती कि भाई मेरी तबीयत नहीं सही या कुछ वजह है। उसके बाद जो है 8 बजे संडे का दिन था, मैं काम कर रहा था, मेरे पास फोन आया कि मेरे भाई का फोन आया, उधर से मेरे पास फोन नहीं आया, मेरे भाई का फोन आया कि भाई अप्पी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं। तो मैं तुरंत उसका फोन कर किया, उधर फोन लगाया, पता किया कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उधर जो है खागा में उन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम लिया था कि फला हॉस्पिटल में एडमिट है। ताबड़ तो मैंने, मेरा भाई वो टाइम पे खागा में था, दूसरा एक भाई, मैं वो हॉस्पिटल में अपने भाई को भेजा, मौला जाओ देखो वहां पे बहन जो है एडमिट है, वहां पे जाके देखो। तो मेरा भाई वहां पे गया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं थी, ये लोग वहां से लेके आए, गांव से अपने लेके आए, उसकी रास्ते में ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हॉस्पिटल में उसकी डेथ नहीं हुई। हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर नर्स जो भी रहते हैं, उन्होंने देखा तो उसमें कोई जान नहीं बची थी ठीक हॉस्पिटल ठीक। के अंदर। और ये लोगों का बयान है कि हॉस्पिटल में इलाज के दरमियान उसकी डेथ हुई। और अच्छा। हॉस्पिटल में क्या, हाँ हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट मिला कि वो हॉस्पिटल में आई थी, बट डेड होके आई थी, हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल के अंदर लिया ही नहीं। अच्छा, नहीं एक ये चलिए ये ठीक। सब इसमें इसके बाद आपने आपको जो सूचना मिली उसके बाद में यह पुलिस कंप्लेंट किसने दर्ज कराई थी, किसके नाम से मुकदमा दर्ज है? मुकदमा दर्ज है मेरे पिताजी के नाम पे, शहजाद नाम है। जी। और मुकदमा मुकदमा दर्ज हुआ था खकरेरू थाने में। मुकदमा ठीक। तो दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई एक पैसे की नहीं हुई। नहीं, पुलिस वो तो लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं पुलिस की। पुलिस का क्या कहना है, मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम हुआ होगा, पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट आई होगी, रिपोर्ट के बाद में यानी कि एक जांच करती है पुलिस, एसडीएम जांच होती है इसकी, या जी जी क्या कहते हैं सीओ जांच होती है इसकी, तो इसमें किसी ने तो जांच की होगी। जी सर, सीओ खागा अंशुमान मिश्रा सीओ थे वो टाइम पे, उन्होंने जांच की। हम्म। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हम लोगों को 20 दिन के बाद मिली।
ठीक, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया और सीओ ने जो जांच की, वो आपको क्या बताया? सीओ ने जो जांच की तो सीओ बोलता है जो है इसमें जो है सर की नस फटी, उसके वजह से मौत हुई। और जो दोषी है वो लोगों का क्या बयान है? सीओ का बयान है कि सर की नस फटी, डॉक्टर का बयान है कि सर की नस फटी, और जो दोषी लोग हैं वो लोगों का बयान है कि उसके पेट में दर्द हुआ और उसकी मौत हुई। तो फिर इतना कुछ सीओ के बताने के बाद और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद आपको कैसे शक है कि उसकी हत्या की गई? भाई मुझे शक है, बिल्कुल 100% मुझे शक है वो लोगों के ऊपर। वापस से मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं डीएम से, एसपी से और अपने हमारे योगी सरकार से मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस जांच में वापस से पुनः पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वो लोग दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए, और अगर दोषी नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं 100% बोलता हूँ कि वो लोग दोषी हैं। ये मांग अभी कभी आपने सीओ या क्या कहते हैं थाने से अलग हटकर कोर्ट में मांग की है कभी, या किसी मुख्यमंत्री से या किसी महिला आयोग से कहीं किसी अधिकारी अलग से भी बात की, मांग की है आपने कि इसकी जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जी जी, मैंने कोर्ट में भी ये बात बोला है, अधिकारियों को भी ये बात बोला है, और दूसरे जो है जो फतेहपुर में छोटे चैनल हैं उनसे भी ये बात बोला है कि निष्पक्ष जांच होके इसकी कार्रवाई की जाए। हमारे संवाददाता जो रईस हैं, हमने उनको आपके निवास पर भेजा था, तो हमें ये जानकारी रईस ने फोन के माध्यम से दी कि कुछ सामाजिक संगठन भी आपके साथ आए थे, आपके परिवार के साथ आए थे, आंदोलन भी हुए थे। तब क्या आश्वासन मिले थे आंदोलन के समय? पुलिस ने क्या आश्वासन दिए थे कि भाई क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? पुलिस ने जो है आश्वासन दिया था कि डीएसएनएल एसपी को जांच लिखी जा रही है, डीएसएनएल एसपी इसमें जांच करेंगे, लेकिन सर कोई जांच नहीं हुई है। जी जी। और खागा अंशुमान मिश्रा जो सीओ थे उन्होंने 24 दिन के अंदर एफआईआर लगा के कोर्ट में मामले को दर्ज कर दिया है। ठीक। और कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद 2 साल हमको सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है, कोई सुनाई नहीं हुई। ना तो एक जो है अरेस्ट वारंट भेजा गया, ना तो कुछ भेजा गया, सिर्फ हमको तारीख मिली। लास्ट में हमको 8/5 को ये सुनने को मिला कि नहीं, ये वापस पुनः जांच होगी। जज साहब ने ये आदेश दिया कि पुनः जांच होगी, लेकिन अभी आज जो है 2 महीने 10 दिन हो गया, अभी तक पुनः जांच नहीं हो रही है और कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है। ठीक ठीक, चलिए, आपको कोर्ट पे विश्वास है? कोर्ट में हमको विश्वास है, कोर्ट में जो मामला आएगा पुलिस से क्या हमको। उम्मीद करते हैं आप? पुलिस से तो सर 2 साल हो गया जो है उम्मीद पे, पुलिस सीओ जिससे भी बात करते हैं, वकील से, सर क्या हुआ, हाँ ये आश्वासन चालू है, विवेचना चालू है, हाँ सर ठीक है आप करिए। पुलिस से तो हमको भरोसा है, लेकिन भरोसे लायक अब हम नहीं बचे, जिसकी वजह से आपके चैनल के माध्यम से हम अब डीएम साहब के सामने अपील करते हैं कि हमको इंसाफ दिया जाए। चलिए ठीक, ये थे नौशाद सलमानी जो कि फतेहपुर से जुड़े मेरे साथ में, और अपनी बहन की जो हत्या हुई उसकी पूरी कहानी बता रहे थे। हम अपने संवाददाता को एक बार और भेजकर गांव के और गांव क्या कहते हैं लड़की जिसकी ससुराल से भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि असल माजरा हुआ क्या था, क्योंकि लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक एक लड़की को इंसाफ नहीं मिला है। उसकी हत्या परिवार के मुताबिक तो कहने से ये मालूम पड़ रहा है कि दहेज के लोभ में परिवार के ससुराल जनों ने उसकी हत्या कर दी। ये परिवार का इल्जाम है। बहरहाल सच सामने तो तभी आएगा जब पुलिस इस बात की तहकीकात करने के बाद में रिपोर्ट पेश करे और बताए कि भाई सच है क्या। और कोर्ट का जो आदेश होगा उसको तो नौशाद सलमानी मानने को तैयार हुए हैं। बहरहाल बड़ी हैरत और अफसोस की बात यह है कि एक 22-23 साल की लड़की बहुत ही कम समय के अंदर खत्म हो जाती है और उसकी जांच भी निष्पक्षता के साथ में नहीं हो पाती है, जिस तरह से हमें खबर हमारे संवाददाता रईस ने भी दी और यही बात रही नौशाद ने भी दोहराई है, आपने सुन लिया है। बहरहाल
मैं एक बात आखिर में जरूर कहूंगा कि दहेज अगर दें तो लिखवा लिया करें, जिस तरह से मुस्लिमों में निकाह का कागज तैयार होता है। अगर आप दहेज दे रहे हैं तो भी लिख के दें, और जो ले रहा है वो भी लिख के दे, उसके बाद में एक एग्रीमेंट तैयार हो जाए। जहां तक मैंने कुछ आलिम और कुछ जिम्मेदार सोशल एक्टिविस्टों से बात की और ये जानना चाहा क्या क्या ये दहेज की जो प्रथा है इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक है, तो सब मना कर देते हैं। पर फिर भी भारतीय मुस्लिमों के अंदर दहेज एक बड़ा रूप धारण कर चुका है और बड़ा जहर का काम कर रहा है। इससे हत्याएं भी हो जाती हैं और बेगुनाह लोग फंसते चले जाते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।